कितनी कॉमन है इनफर्टिलिटी इंडिया में? ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि अराउंड 1 in 6 कपल्स। मेल्स और फीमेल्स में क्या कॉमन रीज़न रहते हैं इनफर्टिलिटी के? द ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं कई पेशेंट्स की, इन्फेक्शंस की वजह से होता है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि मोस्टली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए। एक कंडीशन जिसको हम PCOS या फिर PCOD बोलते हैं, ये कितनी कॉमनली एसोसिएटेड है इनफर्टिलिटी से? किस एज के बाद फर्टिलिटी कम हो जाती है? या देखो, इनफर्टिलिटी किसी एज में भी हो सकती है, बट एज पेशेंट 30 क्रॉस करता है। इनफर्टिलिटी यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि बेबी कंसीव करने में डिफिकल्टी होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता जम्वाल, एक एक्सपीरियंस्ड गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द डॉक्टर अर्श पॉडकास्ट पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हेल्थ और वेलनेस रिलेटेड टॉपिक्स पर एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करते हैं ताकि आपको सही और सिंपल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सपर्ट से मिल सके। मैं हूँ डॉक्टर अर्श और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत सारे कपल्स की लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनफर्टिलिटी यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि बेबी कंसीव करने में डिफिकल्टी होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता जम्वाल, एक एक्सपीरियंस्ड गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सुनीता, स्वागत है आपका द डॉक्टर अर्श पॉडकास्ट पर। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होती है मेडिकल डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी बेसिकली हमारे पास कोई भी कपल आता है और अगर सपोज वो 1 year से ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर कंसेप्शन नहीं हो रही, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और इन सम केसेस में कोई ऑब्वियस रीज़न है, और स्पेशली अगर विमेन की एज 35 years से ज़्यादा है और ऑलरेडी कोई नोन कॉज है, तो हम कहते हैं कि उसको मेडिकल डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर तो किसी की एज 35 ईयर से कम है तो उस कंडीशन में भी कुछ क्राइटेरिया है कि उसमें भी हम बोलेंगे कि 1 ईयर? 35 years से पहले तो 1 year है डेफिनेटली। ओके, यूनिवर्सल डेफिनेशन यही है, बट 35 years एज विमेन की एज थोड़ी एडवांस होती है, तो ऑब्वियसली हमारा क्राइटेरिया 6 months या का हो जाता है। सो हम अर्ली इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को। हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी कॉमन है इनफर्टिलिटी इंडिया में? ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि अराउंड 1 in 6 कपल्स, जितने भी कपल्स हैं उसमें 1 in 6 कपल्स को इनफर्टिलिटी है। ओके, सो लाइकली मोस्टली जितने हम देखते हैं अपने अराउंड लोग, तो किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम चल ही रही होती है फैमिली में और वरीड है। तो इसी रीज़न से हमने कोशिश की कि इस टॉपिक पर बात करें और लोगों को अवेयर करें कि कब उनको किसी एक्सपर्ट के पास या फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कब एक कपल को मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए इनफर्टिलिटी के रिलेटेड? मैरिज को चाहे जितनी भी ड्यूरेशन हो, बट अगर 1 year हो गए हैं, इफ़ द कपल इज़ लाइक एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी चीज़ के लाइक कुछ कंडीशन है पेशेंट को, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या PCOD या कुछ और मेल इश्यूज़, तो उस टाइम में पहले भी पेशेंट जो है हमारे पास आ सकते हैं। अदरवाइज़ 1 year इज़ जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मेल्स और फीमेल्स में क्या कॉमन रीज़न रहते हैं इनफर्टिलिटी के? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीमेल्स की तरफ आते हैं, तो फीमेल में हमारे बहुत सारे कारण होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आते हैं तो जैसे ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं कई पेशेंट्स की, इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और कभी कभी एग बनने में प्रॉब्लम होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, और कभी कभी ये होता है कि यूट्रस जो होता है, जिसको हम वैसे लोकल बच्चेदानी कहते हैं, तो उसमें कोई वो हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हो सकते हैं, उसके कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो दीज आर, मतलब ये कॉमन है फीमेल के। सो ये चीज़ें हम किसी सर्टन एज के बाद ही देखते हैं कि ये यंग फीमेल्स में भी देखी जाती है कंडीशंस? देखिए, बेसिकली पेशेंट कुछ ना कुछ सिम्टम लेके आएगा इनका। अगर पेशेंट को कोई इशू है, पेशेंट कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेगा, तो या तो पेशेंट 1 साल से ट्राई कर रहा है, हमारे पास पेशेंट कपल आएंगे और हम इवैल्यूएट करेंगे, या तो तब डायग्नोज होता है, या तो पेशेंट को कोई सिम्टम होगा रिलेटेड टू कंडीशन, जैसे कि PCOD के रिलेटेड सिम्टम होंगे, तो पेशेंट वो सिम्टम लेके आएगा, देन वी विल डायग्नोज। वैसा है। ओके, सो बात करेंगे कि मेल्स में क्या रीज़न रहता है?
मेल्स जो है बेसिकली आजकल जो न्यू स्टडीज़ आई हैं तो जो हमने देखा भी है अपने एक्सपीरियंस में, तो मेल जो है मेल का भी एक अराउंड 40%, अब हम कह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मेल्स इश्यूज जो हैं वो 40% है। Okay. तो उसमें कभी कभी जैसे स्पर्म काउंट कम होते हैं Okay. या अदर पैरामीटर्स जो होते हैं, स्पर्म काउंट जो हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, Okay. उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। एनाटॉमिकल हो सकता है जैसे वेरिकोसील और हाँ, एनाटॉमिकल हो सकता है जैसे वेरिकोसील होता है, या वेट ज़्यादा होने की वजह से कोई एंडोक्राइन कंडीशंस हो सकती हैं, Okay. जेनेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। सो मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि जो ये लोग या फिर जो कपल्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में आते हैं आपके पास, तो वो किस एज ग्रुप में मोस्टली फॉल करते हैं? कोई फिक्स एज ग्रुप है कि वो किसी भी एज ग्रुप के होते हैं? डेफिनेटली एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैसे तो हमारे पास हर एज ग्रुप के आते हैं, वो डिपेंड करता है कि मैरिज ड्यूरेशन कितना टाइम हुआ है। ओके। बट यूजुअली ज़्यादातर अगर एडवांस एज है आफ्टर 30 ज़्यादा प्रेवलेंट है। ओके, अब बिकॉज अब ये ट्रेंड भी चेंज हो गया, पहले मैरिजेस थोड़ी जल्दी हो जाती थी और अब काफ़ी लेट होती है, डिले होती है। सभी लोग मोस्टली करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और सोचते हैं कि थोड़ा लेट ही शादी करें, तो वो एक मेरे को लगता है काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी या फिर ऐसी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का इनफर्टिलिटी में क्या रोल है, कितना ये कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी को? डेफिनेटली स्ट्रेस और जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं हमारे बहुत सारे, जैसे अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग बोथ मेल फीमेल दोनों की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कि प्रेगनेंसी होने का, एंड अल्कोहल भी करता है, एंड इसके अलावा भी जैसे एक्सेसिव कॉफ़ी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ओवरवर्कड, हम जैसे ऑफिस में ड्यूटीज़ पे लोग बहुत कॉफ़ी पीते हैं आजकल, दैट वो भी रिस्पॉन्सिबल है। स्लीप साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है। यस, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारे हार्मोन्स हैं वो रेगुलेटेड होने चाहिए, एंड प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी मतलब मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है ये। वो सो बेसिकली सर्केडियन रिदम होती है हमारे हार्मोन्स की, और ये साइकिल हमारी स्लीप के साथ एसोसिएटेड होती है हार्मोन्स की। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं जो इनिशियल इवैल्यूएशन या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो इन कपल्स में कराई जाती हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट कपल हमारे पास आता है, 1 ईयर हो चुका है, तो हम बेसिक कुछ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट दोनों हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी। फीमेल के लिए हम जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड करते हैं पेल्विस का, जिसमें हम उनका यूट्रस, ओवरीज देखते हैं। पहले हिस्ट्री देख के कि इनको क्या और ज़रूरत है, और साथ में हम एक देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि पेशेंट का एग टाइम पे बन रहा है कि नहीं, एंड कभी कभी हमें ट्यूब्स ब्लॉक देखने के लिए एक HSG करना पड़ता है, और मेल्स में स्पेसिफिकली हमें सीमेन एनालिसिस कराना पड़ता है। तो ये बेसिक टेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि मोस्टली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, कि जो फीमेल है वही रीज़न है इनफर्टिलिटी का, बच्चा ना होने का। सो क्या ये फैक्ट है या फिर जस्ट मिथ है? डेफिनेटली मैं कहूँगी ये तो मिथ है। बिकॉज अब हम देखते भी हैं और स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि मेल फीमेल दोनों में इश्यूज हो सकते हैं। आई विल नॉट से कि रिस्पॉन्सिबल वर्ड, बट इशू हो सकते हैं उनमें, और मेल्स का इवन 40% केसेस में तो मेल में कोई इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, और इसलिए हम दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो अब हम जानना चाहेंगे कि एक कंडीशन जिसको हम PCOS या फिर PCOD बोलते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस, ये कितनी कॉमनली एसोसिएटेड है इनफर्टिलिटी से? क्योंकि हम रूटीन में ही सुनते हैं कि आप आगे पीछे ही अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं किसी से पूछोगे, पता करोगे, तो मोस्टली लेडीज़ जो ओबीज होती हैं वो हम किसी एक कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होती है या सफरिंग कर रही होती है, तो जिसको हम PCOD बोलते हैं। डेफिनेटली, जैसे अगर हम बात करें PCOD की, तो PCOD बेसिकली एक हार्मोनल कंडीशन है, और उसमें हमारी जैसे पेशेंट्स में बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे उनमें से एक है कि प्रेगनेंसी ना होने की संभावना, उसमें एग बनने की प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, एग नहीं बनता है, और अगर बन भी जाए तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती।
तो Okay. इससे हो सकती है प्रॉब्लम। एंड अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस की, तो एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन है जो बेसिकली एक सिस्ट होती है Okay. ओवरीज में। एंड उससे भी हमारी एग क्वालिटी, एग रिलीज़ नहीं होता या ट्यूब्स में प्रॉब्लम कर सकता है। तो डेफिनेटली बोथ कंडीशंस अफेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, So, इनफर्टिलिटी को। अब हम रूटीन में देखते हैं आसपास हमारे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इन कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी के अलावा क्या सिम्टम्स देख सकते हैं? उनकी अपीयरेंस या फिर कुछ उनके लाइफस्टाइल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम जिस वजह से ये कंडीशन प्रेसिपिटेट होती है या फिर जिसको हम करेक्ट करके ये इस कंडीशन से बच सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम बात करें पीसीओडी की, तो पीसीओडी में सबसे पहले कुछ सिम्टम आते हैं पेशेंट को, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, और जैसे एक्सेसिव हेयर ऑन द बॉडी। ओके, हिरोसिटिज्म। हाँ, जिसको हम हिरसुटिज्म कहते हैं। और एक्सेसिव हेयर, पिंपल्स होते हैं ज़्यादा। ओके। वेट भी ज़्यादा हो सकता है, बट स्लिम लोगों में भी पीसीओएस हो सकता है। ओके। मतलब ओवरवेट होना ज़रूरी नहीं है, स्लिम लोगों में भी हो सकता है। तो अगर हम टाइमली इंटरवीन करें, टाइमली इंटरवेंशन करें, तो हम इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ने से बचा सकते हैं। ओके, एंड जो एंडोमेट्रियोसिस रहता है इसका भी कुछ ऐसा है? हाँ, एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली जो कंडीशन है वो यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स, यंग गर्ल्स आती हैं कि जिसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया, बेसिकली होता है पीरियड्स में पेन होना, ये करके आते हैं हमारे पास। तो डेफिनेटली उसमें हमारे जो सिस्ट बनती हैं, विद टाइम सिस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, तो उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि टाइमली इंटरवेंशन हो, टाइमिंग पे प्रेगनेंसी हो, और इवन कभी कभी हमें समटाइम्स, नॉट इन एवरी पेशेंट, हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, सिस्ट निकालनी भी पड़ सकती है। ओके, ठीक है। सो एक और हम क्वेश्चन है, हम हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि किस एज के बाद फर्टिलिटी कम हो जाती है या फिर इनफर्टिलिटी का प्रेवलेंस बढ़ जाता है? सी, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से। देखो, इनफर्टिलिटी किसी एज में भी हो सकती है, बट एज पेशेंट 30 क्रॉस करता है, ओके। तो हमारी फर्टिलिटी जो है वो हर ईयर कम होती है। हम कहते हैं 10% कम हो जाते हैं इफ़ आई गो बाई बुक्स, बट जब आप 35 ईयर्स क्रॉस करते हो तो ड्रास्टिकली कम होने लगती है। तो आप यही सजेस्ट करते हो कि सभी को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, है ना? नो, मैं नहीं सजेस्ट करती सबको शादी जल्दी करनी चाहिए, बट डेफिनेटली इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या थायराइड की प्रॉब्लम्स भी इफेक्ट करती है फर्टिलिटी को? डेफिनेटली जो थायराइड की प्रॉब्लम्स है, अंडर थायराइड भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, हाइपर मतलब थायराइड वाला हार्मोन है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों इफेक्ट कर सकते हैं। इवन मेल्स में भी कर सकते हैं, फीमेल मेल्स दोनों में कर सकते हैं, पर इनफैक्ट इंडिया में बहुत ही कॉमन है। और एक सेकंड क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या मेन की एज भी इफेक्ट करती है फर्टिलिटी को और चांसेस ऑफ कंसेप्शन को? यस, मेन की भी इफेक्ट करती है, बट डिफरेंस विमेन से इनका डिफरेंस है कि विमेन फर्टिलिटी आफ्टर 30 डिक्रीज होने लगती है ग्रेजुअल, एंड आफ्टर 35 थोड़ा स्पीड से कम होती है, बट मेन की आफ्टर 40 डेफिनेटली डिक्रीज होती है। सो मेन की एज में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम, कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को लेकर? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर एग बनने में प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर है, पीसीओडी है, या कोई और भी प्रॉब्लम, तो हम सिंपल एग मेडिकेशंस, एग बनने वाली मेडिकेशंस देते हैं, और फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड से खुद फॉलो अप करते हैं कि एग बन रहा है कि नहीं, एंड हम आगे फर्दर एडवाइस करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइक IUI। ओके। IUI बेसिकली होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम मेल का स्पर्म, हस्बैंड का स्पर्म यूज करते हैं एट द टाइम जब एग बनता है, और उसको हम यूट्रस में डालते हैं बेसिकली। एंड समटाइम्स हमारे कुछ केसेस होते हैं जिनमें थायराइड के इश्यूज हैं, तो थायराइड मेडिकेशंस, एक हार्मोन होता है जैसे प्रोलैक्टिन, वो इंक्रीज होता है तो उसकी मेडिकेशंस हो सकती है। कभी कभी हम वेट लॉस की एडवाइस करते हैं, वो भी हेल्पफुल होता है स्पेसिफिकली पीसीओडी पेशेंट्स में। और डिपेंडिंग अपॉन अगर मेल फैक्टर है, अगर जैसे मेल के स्पर्म काउंट कम है, उसका रीजन देख के समटाइम्स मेडिकेशंस में हेल्प, और समटाइम्स सर्जरी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एंड IVF भी एक ऑप्शन है। तो यू मीन मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसे ओवुलेशन इंडक्शन हो गया या फिर
पीसी हो गया या आईवीएफ हो गया, तो हम किसी को आईवीएफ कब रिकमेंड करते हैं? आईवीएफ रिकमेंडेशन के बहुत सारे मतलब रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेशेंट को हर तरीके का ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, तो उसमें एक आईवीएफ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। या पेशेंट्स की ट्यूब्स ब्लॉक है और जैसे हमने लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन वाली सर्जरी की और ट्यूब्स नहीं खुल रही, उसमें हम कर सकते हैं। या एडवांस एज है, फीमेल के एडवांस एज है, स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे स्पर्म्स कम है, तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। एक प्रोसीजर होता है इक्सी, वो हम यूज कर सकते हैं। इस हमारा क्वेश्चन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स हैं जो आप रूटीन में अपनी ओपीडी में या फिर अपने क्लिनिक में देखते हैं, और मोस्टली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है ऐसे कुछ मिथ उनको फेस करने पड़ते हैं और उनको क्लियर करना पड़ता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी डिफरेंट चीजों को लेके है। फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रॉब्लम्स फीमेल में ही होंगी, क्योंकि बच्चा मदर कैरी करती है। बट यूजुअली लोगों को मतलब मे बी वो इस बारे में सोचते नहीं है कि जो प्रेगनेंसी है वो कंबाइंड एफर्ट है और उसमें दोनों का रोल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। दूसरा, एक और चीज मैंने देखी है कि कुछ लोग बहुत ही कतराते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डरते हैं, एंशियस होते हैं। मे बी उनको लगता है कि हम जाएंगे पता नहीं क्या होगा, टेस्ट में क्या आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। मे बी सोशली वो डरते हैं, सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, मैंने एक और चीज देखी है, हमारे पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम में इरेगुलर साइकिल्स होते हैं। तो मेरे पास बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही कि पेशेंट कहता है कि मैम हमारे पीरियड्स रेगुलर है तो हमें रेगुलर करने की मेडिकेशन दे दो। यूजुअली पीरियड्स रेगुलर करने की जो मेडिकेशन होती है वो आपको प्रेगनेंसी रोकती है, प्रेगनेंसी के लिए मेडिकेशन देंगे। वो कहते हैं नहीं आप मुझे हमें वो मेडिकेशन तो पीरियड्स रेगुलर होने पर प्रेगनेंसी खुद हो जाए। तो ये बहुत ही कॉमन और मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है। और तीसरा ये कि लोगों को लगता है कि आप एक फर्टिलिटी सेंटर में आते हैं तो आपका आईवीएफ कर देंगे, ये आपको एडवाइस करेंगे आईवीएफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ उन्हीं में करते हैं जिनमें इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लेप्रोस्कोपी हम सभी पेशेंट में एडवाइस करते हैं या सिलेक्टेड पेशेंट्स में करते हैं, या फिर किन कंडीशंस में लेप्रोस्कोपी एडवाइस की जाती है? बेसिकली लेप्रोस्कोपी हम बहुत सारे कंडीशंस में यूज करते हैं, डेफिनेटली सब में तो नहीं यूज करते। बेसिकली ये दूरबीन का ऑपरेशन होता है हमें चेक करने के लिए कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। अगर हमारे ट्यूब टेस्ट में ब्लॉक आई है, कभी कभी हमें ब्लॉक करेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद हमें नेचुरली कंसीव करने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं। या कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, उसमें हम कभी कभी सिस्ट निकालते हैं तो वो करेक्टिव सर्जरीज हो सकती है। कभी कभी हम हिस्ट्रोस्कोपी जो यूट्रस के अंदर देखने के लिए कि आपका हो सकता है आपको बच्चा मतलब बन रहा है लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो रहा, हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं हम। कैसी एडवाइस हम कपल्स को देना चाहते हैं जो कि इनफर्टिलिटी जैसा इशू को फेस कर रहे हैं? डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी उसको एक लेबल ना किया जाए कि बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही है। समटाइम्स इट्स वेरी इजी एंड डॉक्टर को दिखाएं, एक्सपर्ट को दिखाएं और उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम न समझ के एक मेडिकल कंडीशन समझ के अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिल सकते हो और बाकी फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। और जस्ट ओपिनियन के लिए आप मिल सकते हो, इसको एक टैबू ना समझे। और इसमें सपोर्ट जो है, हस्बैंड की सपोर्ट, सबकी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स हम देखते हैं कि 10 साल हो गए शादी को, 15 साल हो गए, आप उस टैबू से बाहर नहीं आ पाते हो। आई फील वेरी बैड कि ये चीज आप 10 साल पहले कर सकते थे, आप ट्रीटमेंट ले सकते थे, बेशक वो मेडिकेशन हो, लेकिन उसको एज के साथ, एज में टॉक की एज के साथ फर्टिलिटी कम होती है, तो टाइमली इंटरवेंशन जो होता है उसमें डॉक्टर का भी एफर्ट है और पेशेंट का डेफिनेटली एफर्ट। सो ये पॉडकास्ट की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। हम डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे और डायरेक्टली आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, ताकि आपको एक सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।